आखिर किस वजह के चलते दामाद के घर रहने पर मजबूर थे बाबूजी? मनवीर ने गंभीर शब्दों में पूछा था। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर वापस आ रहे हैं या नहीं? आखिर कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे? कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही खराब हो गया है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पिताजी कहते हैं आज तक नहीं सुनी तो अब सुन लो। और कितनी बार कहूँ कि मैंने घर ससुर बनने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मुझे अपने दामाद के घर पर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए 10-12 बार कुत्ते की तरह भौंकना तो नहीं पड़ता। स्नेहल और किशन मेरी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखते हैं। और सुनो मनवीर, जब ये लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो सीनियर सिटीजन्स होम तो है ही मुझ जैसे उपेक्षित और बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। संजू बहू के ससुर प्रताप जी बोले। जवाब में मनवीर कुछ और विचार करता हुआ फिर बोला, तो फिर बने रहिए घर ससुर और दामाद के हाथों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहिए। संजू को अपने ससुर के कहे शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बने रहने से कहीं बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फोन काटकर अपनी नाराजगी जाहिर की तो मनवीर ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। संजू को अपने आप पर ग्लानि हो आई। वह सोचने लगी कि उसके मायके में जब यह लोगों को पता चलेगा कि उसकी और मनवीर की लापरवाही की वजह से उसके ससुर को बेटी के घर जाना पड़ा तो मायके के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसकी भाभियां तो माँ को ताना मारने का ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने नहीं देंगी। नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को यह खबर लगने से पहले वह अपने ससुर को मनाकर वापस घर लाकर ही रहेगी। इस बारे में पहले मनवीर से बात करनी होगी। यह सोचकर संजू ने मनवीर से कहा, देखो अब जो भी हुआ ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन वह तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको 2 बातें कह भी दी तो क्या हुआ? तुम्हें चुप रहना चाहिए था, थोड़ा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो आज इस तरह बात का बतंगड़ नहीं बनता। मनवीर कहता है, हाँ, अब तो तुम भोली भाली बनने का नाटक करोगे ही, लेकिन जब पिताजी इस घर में थे तब उनको समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हारी नानी मरती थी। ऊपर से रात दिन बाबूजी की शिकायत कर करके तुम्ही ने मेरा जीना हराम कर दिया था। और अब भी तुम्हें बाबूजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 12,000 रुपए जाने का गम सता रहा होगा। इस तरह मनवीर ने सारा दोष संजू के सिर मढ़ दिया तो वह तिलमिला उठी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहने लगी, तो तुम भी कौन सा बाबूजी की याद में तड़प रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें बाबूजी के रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। मनवीर को जब संजू ने उल्टा आईना दिखाया तो वह खामोश हो गया। फिर वह कुछ नरमी से बोला, खैर जो हो गया सो हो गया। अब बस इस बात पर बहस करके क्या फायदा? सोचो कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वह अब खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वह स्नेहल के घर है, पर अगर उन्हें उनके आत्मसम्मान को जरा भी ठेस पहुंची तो वह सीनियर सिटीजन्स होम जाने में एक पल की देरी नहीं लगाएंगे। उसके बाद वहां से वह शायद ही आए। संजू ने कहा, तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ। मनवीर बोला, गलती हमसे हुई है तो हमें सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए। पिताजी हैं वो मेरे। नहीं, तुम रहने दो। अगर तुम बात करने चली फिर कहीं बात का और भी बतंगड़ ना बन जाए और पिताजी गुस्से में कुछ और ना कर लें। मनवीर बोला, बाबूजी को गए महीना भर होने वाला है। अब कुछ दिनों बाद ही बच्चों की दीपावली की छुट्टियां होने वाली हैं। अब हम सभी जाकर बाबूजी को मनाकर आदर के साथ ले आएंगे। मम्मी पापा की ऊंची आवाज़ सुनकर मनी और किशु भी वहां आ गए। मम्मी सच में दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक साथ बोले, हाँ बेटे, वह जरूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे। संजू भीगे स्वर में बोली तो मनवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वे अपनी कार से बाबूजी को लेने निकल पड़े। मनवीर ने घर छोड़ने से पहले फोन पर स्नेहल से यह पूछ लिया था कि बाबूजी घर पर है कि नहीं और उनका कहीं जाने का कार्यक्रम तो नहीं है। एक बात तो सच है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वही अपनों से दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी हमें शिद्दत से महसूस होती है। यही हाल मनवीर और संजू का भी था। जब बाबूजी उनके साथ रहते थे तो उन्हें लगता था कि हर बात पर वह टोका टोकी करते हैं और बच्चों से बेवजह की बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं, जिस वजह से वह पढ़ाई पर अपना मन नहीं लगा पाते। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि बाबूजी उन पर अंकुश लगा रहे हैं, जैसे उनकी आज़ादी ही खत्म हो गई हो बाबूजी के रहने से। बाबूजी कहा करते थे कि बच्चों को अनुशासन सिखाने से पहले खुद को अनुशासित रहना सीखना पड़ता है, तभी बच्चे हमसे कुछ सीख सकेंगे। अगर हम भी गलत काम करेंगे तो बच्चे भी हमसे वही
तभी सीखेंगे। उस समय मनवीर और संजू को बाबूजी की कही हुई बातें बेकार लगती थी, लेकिन आज बाबूजी के घर पर ना होने की वजह से उन्हें उनकी अहमियत समझ में आ रही है। संजू बहू को बाबूजी से हर महीने पेंशन लेना तो याद रहता था, लेकिन बाबूजी के प्रति अपने कर्तव्य को वह निभाना भूल जाती थी। अपनी सहेलियों के साथ संजू गपशप करने में इतनी व्यस्त रहती थी कि वह बाबूजी के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी कि उन्हें शुगर है, इसलिए उन्हें समय पर दवाई और खाना देना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उनके शुगर की बीमारी के चलते वह उन्हें चाय में शुगर फ्री भी देना फिजूल का खर्चा समझती थी। लेकिन मनवीर भी अपनी पत्नी संजू को कुछ भी नहीं सिखाता था, जिस वजह से संजू को अपनी गलती का एहसास नहीं होता था। जब बाबूजी घर पर थे तो मनवीर के पास इतना भी समय नहीं होता था कि वह अपने पिताजी के साथ बैठकर कुछ समय उनके साथ भी बिताए। बाबूजी अपने इकलौते बेटे मनवीर से बातें करने के लिए तरसते रह जाते थे, लेकिन उनका बेटा उनकी तरफ नज़र घुमा कर तक नहीं देखता था। तब मनवीर को अपने बाबूजी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बाबूजी ने तो मनवीर के बड़ा होते ही उसे अपना दोस्त बना लिया था, लेकिन मनवीर ने ही बाबूजी को अपने दोस्त के रूप में नहीं देखा। आज तक अचानक गाड़ी हिचकोले खाकर रुक जाती है। यह तो अच्छा हुआ कि पास ही एक गैराज था। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि गाड़ी ठीक होने में कम से कम 1 दिन तो लग ही जाएगा। यह एक इत्तेफाक ही था कि गाड़ी खराब संजू के मायके से थोड़ी दूरी पर हुई थी, इसलिए कोई उपाय न देखकर उन्होंने गाड़ी ठीक होने तक संजू के मायके में रुकने का फैसला लिया। मनवीर अपने परिवार को लेकर ससुराल की ओर चल दिया। उन्हें अचानक आया देखकर संजू के मायके वाले सभी बहुत खुश हुए। संजू के घर में मम्मी पापा के अलावा उसके 3 बड़े भाई और भाभियां थीं। बड़े भैया के 2 बेटियां थीं तथा छोटे भैया का 1 बेटा था। सबसे छोटे भाई की शादी अभी हुई नहीं थी। बच्चों में उम्र का ज़्यादा फासला नहीं था, इसलिए जल्दी ही वे एक दूसरे से घुल मिल गए और हुड़दंग मचाने लगे। माँ बाबूजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद संजू मनवीर को वहीं छोड़कर किचन की ओर चल जाती है, जहाँ उसकी दोनों भाभियां खाने की तैयारी में जुटी हुई थी। संजू ने भाभियों का हाथ बटाना चाहा, पर उन्होंने उसका मन रखने के लिए सलाद काटने के लिए दे दिया। संजू देखती है कि उसकी भाभियों ने बातों ही बातों में कितने सारे पकवान बना दिए। भाभी जब 2 तरह की सब्जियां बना रही थी तब संजू ने पूछ लिया कि भाभी, यह कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा, मम्मी पापा ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाने से परहेज करते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है। संजू ने पूछा, पर जहाँ तक मुझे मालूम है माँ बाबूजी को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रही हैं? छोटी भाभी कहती है, तो क्या हुआ, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं तभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नहीं तो बीमारी आने में समय कितना लगता है। जितना परहेज करेंगे बीमारियों से दूर ही रहेंगे, यह उनके लिए ही अच्छा रहेगा, फिर उनके लिए कुछ करने में कष्ट कैसा, यह तो हमारा फर्ज है। वैसे भी आप जितना अपने ससुर के लिए करती हो उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं करती हैं। संजू कुछ असमंजस भरे स्वर में बोली, मैंने क्या किया और यह बात आपको कैसे पता चली? बड़ी भाभी हंसते हुए बोली, अब रहने भी दो दीदी, ज्यादा बातें मत बनाओ। कल ही तो आपके ससुर जी का फोन आया था, उन्होंने ही आपके और मनवीर जी के बारे में हमें सब कुछ बताया। संजू के मन में अजीब अजीब विचार और संदेह आने लगते हैं कि बाबूजी ने जरूर उनकी शिकायत की होगी, इसलिए भाभियां उसे इस तरह से ताने मार रही हैं। पर मन की बात न कहकर संजू बोली, क्या बताया बाबूजी ने, क्या वह हमसे नाराज हैं? बड़ी भाभी कहती है, भला वो क्यों नाराज होंगे, वह तो आपकी और मनवीर जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू तो ऐसी है कि किसी भी चीज के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और क्या क्या कहती रही। संजू को और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी कि उसने अपनी नासमझी की वजह से कभी भी बाबूजी की परवाह नहीं की। अपनी सुविधा अनुसार इस बात का ख्याल किए बगैर कि कोई भी खाना पीना बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं, उनके सामने रख दिया करती थी। शुरुआत में 1-2 बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश भी की थी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। एक तरफ उसकी भाभियां हैं जो उसके माता पिता के स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखती हैं, और दूसरी ओर वह है। इतना सब होने पर भी बाबूजी ने उसके मायके में अपनी किसी से शिकायत नहीं की, न कर तारीफ ही की। संजू अब पश्चाताप की आग में जल रही थी और उसकी भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलक रही थी। वह मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर मनवीर भी संजू के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर ग्लानि से भर रहा था।
संजू के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने घर आकर उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों के बारे में अपने पिताजी को अवगत कराया, जबकि उनके पिताजी ने उन्हें रुपयों का ब्यौरा देने के लिए कहा भी नहीं था। कुछ देर पास बैठकर पिता पुत्र ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर वे लोग मनवीर के साथ व्यस्त हो गए। मनवीर मन ही मन सोच रहा था कि वह तो अपने पिताजी का इकलौता पुत्र है, इसलिए उसे तो उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। माँ के गुजर जाने के बाद वह अपनी बात कहते भी तो किससे? वह क्यों नहीं अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ पाया? अब से वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी जरूरतों को अपने कमाए रुपयों से पूरी करेगा। अगले दिन गाड़ी ठीक होकर घर आ गई, पर संजू के घर वाले और कुछ दिन रहने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन मनवीर और संजू ने मना कर दिया, यह कहकर कि कल मनवीर को ऑफिस जाना है। इस दौरान मनवीर ने संजू के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार को देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से मजबूत होते हैं। हमारे बुजुर्ग ही तो इन सारी चीज़ों की मूल जड़ होते हैं, हम तो बस शाखा मात्र हैं। यदि मूल जड़ को ही काट कर फेंक दिया जाए तो परिवार का वृक्ष कैसे फल फूल सकता है? जब से संजू और मनवीर बच्चों सहित बाबूजी को लेने निकले थे, उन दोनों के सामने अपना ध्येय बिल्कुल साफ हो चुका था। उन्हें विश्वास था कि बाबूजी उनकी नादानी को माफ कर अवश्य उसके साथ वापस घर आ जाएंगे। उन जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति कभी घर ससुर बनकर थोड़े ही रह सकता है। यह सब तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए कहा होगा। इस विश्वास के साथ वे खुशी मन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।